प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्कूल ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम लोग एक नए विषय इतिहास हिस्ट्री को शुरू करते हैं। आप लोगों ने इतिहास शब्द बार बार सुना होगा। अब हम लोग क्लास 6 से हिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले क्लास 6 के चैप्टर 1 में कब, कहाँ और कैसे अध्याय पाठ को पढ़ेंगे। लेकिन इतिहास को पढ़ने से पहले 5वीं क्लास तक हम लोगों ने पर्यावरण अध्ययन को पढ़ा था, इन्वायरमेंटल साइंस को पढ़ा था। तो अब अचानक आप पर्यावरण अध्ययन से इतिहास पढ़ने लगे हैं, तो थोड़ा इसको पहले समझ लेते हैं कि जो ईवीएस के रूप में पढ़े थे अब इतिहास के रूप में कैसे बदल गया। बच्चों, पर्यावरण अध्ययन में हम लोग सामूहिक रूप से विज्ञान की बातें, समाज की बातें, इतिहास की बातें आदि का अध्ययन कर चुके हैं। क्लास 6 से पर्यावरण अध्ययन 2 भाग में अब आपका विभाजित हो जा रहा है। एक विज्ञान साइंस के रूप में और दूसरा सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस, जिसे सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडीज भी कहते हैं, के रूप में। अब यहाँ चूँकि आप का विषय एक ही है, लेकिन इसके अंतर्गत 3 पुस्तक या 3 भाग में इसे बांटकर पढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान में एक भाग होता है इतिहास हिस्ट्री का, दूसरा भूगोल ज्योग्राफी और तीसरा नागरिक शास्त्र या राजनीति शास्त्र, जिसे हम सिविक्स कहते हैं, के रूप में होता है। हम लोग सबसे पहले इतिहास को शुरू कर रहे हैं। इसके फर्स्ट चैप्टर कब, कहाँ और कैसे पढ़ेंगे। तो यह हमारे अतीत की कहानी से जुड़ा हुआ एक विषय है। आप लोगों ने बैलगाड़ी का नाम सुना होगा और बहुत सारे बच्चे देखे भी होंगे। पहले के समय में काफ़ी संख्या में यह दिखाई देता था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होते जा रहा है, इसकी संख्या बहुत कम बच गई है, बहुत कम रह गया है। पुराने ज़माने में यह यातायात का एक प्रमुख साधन था। इससे सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते थे। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में यह सबसे अधिक प्रचलन में था। लेकिन वर्तमान समय में चूंकि तकनीकी परिवर्तन हुआ, हवाई जहाज़ देखते हैं तो बैलगाड़ी से हवाई जहाज़ तक पहुंच गए। तो हम लोगों ने बैलगाड़ी के पहले भी किन चीज़ों का प्रयोग किया, बैलगाड़ी के साथ साथ और किन चीज़ों का प्रयोग किया, तो उस समय कैसे ये बनते थे, किस तरह से धीरे धीरे विकास होते चला गया। जब हम इतिहास पढ़ते हैं, अतीत की घटनाओं को जानते हैं, तब इसके बारे में हम समझ पाते हैं कि कैसे एक बैलगाड़ी से हवाई जहाज़ तक हम पहुंच गए। इस परिवर्तन में कितने साल लगे होंगे, इसको सोचिए। तो कैसे कैसे ये परिवर्तन धीरे धीरे होते चला गया होगा। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, तो वही इतिहास हो जाएगा। वही अतीत की कहानी, जो पहले क्या करते थे, कैसे रहते थे, उसके बारे में जानने का प्रयास ही इतिहास है। अब यहाँ लिखा हुआ है इतिहास क्या है। तो देख रहे हैं इतिहास का शाब्दिक अर्थ हो रहा है इति जोड़ है जोड़ आस, यानी इति मतलब ऐसा ही, है जोड़ आस मतलब था, अर्थात ऐसा ही उस समय हुआ था। पहले के ज़माने में इसी तरह की कोई ना कोई चीज़ें अवश्य रूप से हुई होगी और उसके बारे में जो हम पढ़ते हैं वही इतिहास कहलाता है। तो वर्तमान जो जीवन है, इस जीवन को समझने के लिए अतीत को, पीछे की घटनाओं को, कहानियों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। अर्थात हमारा जो वर्तमान जीवन है, इस वर्तमान जीवन को समझने के लिए इतिहास की जानकारी बहुत ज़रूरी है। आगे हमारा विकास कैसा होगा, उस विकास को सही दिशा में ले जाने के लिए इतिहास को समझना जानना बहुत ज़रूरी है। इतिहास अतीत की कहानी है और इतिहास में हम इन बातों का अध्ययन करते हैं कि पहले के लोग कैसे रहते थे, कैसा था उनका घर, क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, क्या पहनते थे, और उस समय के समाज में कौन कौन लोग रहते थे। शासक रहते होंगे, व्यापारी रहते होंगे, किसान रहते होंगे, मजदूर रहते होंगे, पुरोहित वर्ग रहता होगा, और ये क्या करते होंगे, समाज का संगठन कैसा रहा होगा। इन चीज़ों का अध्ययन हम इतिहास में करते हैं। अर्थात इतिहास केवल घटनाओं का, कि कौन सी घटनाएं कब घट गई, इसका ही अध्ययन इसमें केवल नहीं करते हैं, बल्कि इतिहास में इसके साथ साथ
उस समय के मानव जीवन कैसा था, इसको जानने का भी प्रयत्न करते हैं कि मानव जीवन कैसा था, उस समय की सामाजिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी। राजनीतिक स्थिति अर्थात शासक किस प्रकार से शासन करते थे, आर्थिक स्थिति अर्थात किन किन फसलों का उत्पादन करते थे, किस प्रकार से व्यापार करते थे, धार्मिक स्थिति कैसी थी, यानी किन किन धर्मों को लोग मानते थे, किस प्रकार की पूजा पद्धति थी। इन चीज़ों का अध्ययन करने की व्यवस्था ही इतिहास कहलाता है। अर्थात आप अब समझ रहे होंगे कि इतिहास के अंतर्गत हम लोग न केवल घटनाओं का अध्ययन करते हैं, बल्कि हमारे अतीत में पूर्वज क्या क्या करते थे उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अब बच्चों, इतिहास का नाम हम लोग बार बार ले रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि इतिहास जो हिस्ट्री है, इस इतिहास का जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री किन्हें कहा जाता है? सोचिए। तो फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। आपने हेरोडोटस का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आज जान जाइए। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये यूनान के रहने वाले थे। और हिस्टोरिका नामक इन्होंने पुस्तक की रचना की थी। हिस्टोरिका, इसे याद रखना होगा कि फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का जनक, हेरोडोटस को कहते हैं, जो यूनान के रहने वाले थे। और इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। तो ये तो हुआ इतिहास कि इतिहास क्या है, लेकिन हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, इसको पढ़ने से हमें क्या लाभ है, इतिहास का अध्ययन हम क्यों करते हैं? सोचिए। तो इतिहास का अध्ययन हम इसलिए करते हैं कि पृथ्वी पर मानव लाखों वर्ष से रह रहा है, और जो मानव लाखों वर्ष से रह रहा है तो धीरे धीरे कैसे वह विकास किया, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, तकनीकी विकास, तो उन चीज़ों के बारे में जानते हैं और उसके आधार पर हम वर्तमान का निर्माण करते हैं और आगे उसको बढ़ाते हैं तथा भविष्य में विकास को और एक नई दिशा देते हैं। डेवलपमेंट के लिए, कोई भी चीज़ को निर्माण करने के लिए जरूरी है इतिहास की जानकारी। जैसे एक उदाहरण से समझिए कि जो बहुत समय पहले की बात है, और वो जैसे पहिया, चाक आदि आया तो वो धीरे धीरे उसमें गति देते गए, और जैसे वो पहिया से बैलगाड़ी धीरे धीरे चलता था तो मोटर गाड़ी का आविष्कार हम लोगों ने कर लिया और तेज गति से चलने वाले वाहन का आविष्कार किया। तो अतीत की घटनाओं से सीखकर वर्तमान और भविष्य का निर्माण करते हैं, नई नई चीज़ों को बनाते हैं। इसीलिए इतिहास पढ़ना, इतिहास के बारे में जानना अति आवश्यक हो जाता है। अर्थात अतीत में, पुराने समय में जो घटनाएं घटती है उससे हम सीखते हैं और सीखकर अपने वर्तमान को बेहतर बनाते हैं। जो इतिहास में कुछ गलतियां होती है उसको सुधारते हैं और अच्छी चीज़ों को ग्रहण कर हम आगे बढ़ते हैं। बाहरी दुनिया से, इतिहास में बाहरी दुनिया से किस प्रकार हम जुड़े, उससे परिचित हुए, बाहरी दुनिया अर्थात दूसरे देशों के चीज़ों को हम ग्रहण किए, किन किन चीज़ों को ग्रहण किए, उन लोगों ने हमसे क्या क्या लिया, इसके बारे में जानते हैं। फिर बहुत सारे इतिहास में महापुरुष हुए, उन महापुरुषों के जीवनी को आदर्श के रूप में अपने जीवन में उतारते हैं। महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का सिद्धांत दिया, उस पर चलते हैं, और अगर उस पर चलते हैं तो समाज में शांति की स्थापना होती है। इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, यह जानने के बाद यह हम समझने का प्रयास करेंगे कि वे लोग कहाँ रहते थे, ना अति आवश्यक है। और इसको जानने के लिए हमें भारत की भौगोलिक विशेषताओं को समझना होगा। लोग कहाँ रहते थे, यह जानने के लिए हमें भारत के भौगोलिक विशेषताओं को समझना होगा कि भारत के किस भाग में किस प्रकार की भौगोलिक स्थितियां हैं। भारत के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत उत्तर से आने वाले विदेशी आक्रांताओं को और ठंडी हवाओं को, दोनों को रोकने का काम किया है, जिसके कारण उत्तर की ओर से हम सुरक्षित रहे हैं। तीन ओर से भारत में समुद्र है, जैसे पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर। तो तीन ओर से समुद्र होने के कारण इसका भी प्रभाव हमारे देश के इतिहास के विकास पर पड़ा है, मानव सभ्यता के विकास पर पड़ा है। भारत में अनेक नदी घाटियां हैं,
इन नदी घाटियों में सुनते आए होंगे आप भी कि नदी घाटियों में लोग रहना शुरू किए थे। क्यों रहना शुरू किए थे? तो नदी घाटियों में जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां थी, जैसे जल की सुविधा उपलब्ध थी, नदी में जल है, और नदी घाटियों में उपजाऊ मिट्टी भी थी। जल, नदी से जल मिला, पेयजल यानी पीने के लिए उपयोग किए, पहले मनुष्य को पानी चाहिए, वह पानी मिला, भोजन बनाने के लिए पानी चाहिए, और साथ में उपजाऊ मिट्टी के कारण अनाज मिला, तो भोजन मिल गया, और पशुओं के लिए चारागाह और पानी की सुविधा मिली। साथ में जल के द्वारा लोग जल परिवहन द्वारा नदी में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को लाते ले जाते थे और यातायात भी करते थे। तो इस तरह से अनेक नदी घाटियों में लोग रहना शुरू किए। पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ दर्रे, पासेज थे, उनसे यातायात के साधनों का निर्माण किए। तो लोग सबसे पहले कहाँ रहना शुरू किए? नदी घाटियों में। अब भारत में कुछ महत्वपूर्ण नदी घाटियों में रहने लगे जहां संस्कृति के विकास का प्रमाण मिलता है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा सिंधु नदी घाटी सभ्यता का। ये देखिए सिंधु नदी घाटी सभ्यता है जो अब पाकिस्तान में है। तो इस नदी घाटी क्षेत्र में लोग रहना शुरू कर दिए। उसी तरह से नर्मदा नदी घाटी में प्राचीन मानव के रहने का प्रमाण मिलता है भारत में। तो नर्मदा नदी घाटी में लोग रहना शुरू किए। दक्षिण भारत की नदी घाटियों में तमिलनाडु में प्रमाण मिलता है कि लोग रहना शुरू किए। बाद के समय में गंगा नदी घाटी में मानव सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ इस क्षेत्र में। तो इन नदी घाटियों में लोगों ने रहना शुरू किया और वहाँ संस्कृति का विकास किया। वहाँ लोग आवास का निर्माण किए, फसल उत्पादन करना शुरू किए, बस्ती यानी गांव बसना शुरू इन नदी घाटी क्षेत्रों में हुआ। इन क्षेत्रों में उन्हें फल फूल जड़ों के फलों वृक्षों के जड़ का उपयोग भोजन के रूप में करने के लिए मिला। तो इस तरह से मनुष्य उस समय का मुख्य रूप से नदी घाटियों में रहना शुरू किया। पर्वतीय दर्रे जो यातायात के साधन थे। अब दर्रा क्या है? पासेज। तो पर्वत का निम्न भूभाग जिससे सड़क या रेल यातायात वर्तमान समय में बनाया जाता है। उस समय लोग पैदल आते जाते थे, पशुओं को लाते जाते थे। तो वे दर्रे जो यातायात का मार्ग देते हैं उनसे आते जाते थे। जैसे इनमें प्रमुख दर्रे थे उत्तर पश्चिम भारत में। अगर उत्तर पश्चिम भारत में देखिएगा तो यहाँ कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिसका नाम सुलेमान और किरथर पर्वत है। सुलेमान पर्वत, किरथर पर्वत जो अब पाकिस्तान में है, और उत्तर में हिमालय पर्वत है। इन पर्वतीय दर्रों से लोग पश्चिम एशिया में आते जाते थे, मार्ग मिलता था। जैसे भारत, सिकंदर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सिकंदर इन्हीं पर्वतीय दर्रों से भारत पर आक्रमण किया था। यहाँ कुछ दर्रों का नाम जो महत्वपूर्ण है इतिहास में, जिसका नाम है खैबर दर्रा। तो इस खैबर दर्रा से ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। और ये कहाँ है? इन पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ सुलेमान और किरथर नामक पर्वत है, पाकिस्तान में है। तो इन दर्रों से आने जाने का रास्ता मिलता था। और इन्हीं क्षेत्रों में सबसे पहले उत्तर पश्चिम भाग में जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यहाँ देखिए अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है। तो इन्हीं क्षेत्रों में फसल उत्पादन का भी प्रारंभ मानव द्वारा पहली बार किया गया था। इस क्षेत्र में आज से लगभग 8 से 9 हजार वर्ष पूर्व गेहूं और जौ का उत्पादन शुरू हुआ था। और जगह का नाम है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जहां सबसे पहले मानव ने जौ और गेहूं का उत्पादन शुरू किया भारत में, यह पाकिस्तान में है, इन्हीं क्षेत्रों में है, इन्हीं पर्वतीय क्षेत्रों में है। भारत के मध्य भाग में विंध्य पर्वत श्रेणियां हैं मध्य प्रदेश में, और इन श्रेणियों में आदि मानव रहना शुरू किया था। जब हम इतिहास में आगे पढ़ेंगे तो एक जगह है जिसका नाम है भीमबेटका। जगह का नाम है भीमबेटका। भीमबेटका जहां लोग पत्थर में, पहाड़ में, गुफाओं में रहते थे, और वहां कई प्रकार के गुफा चित्र बनाया है जो भारत का प्रथम गुफा चित्र है। गुफा के अंदर पत्थरों को उकेर कर जीव जंतु, वनस्पति आदि का, पशुओं का चित्र बनाते थे। तो ये विंध्य पहाड़ियों में रहते थे मानव। उसी तरह से उत्तर पश्चिम भारत में गारो खासी उत्तर पूर्व भारत में गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां हैं। तो इन पहाड़ियों, यहाँ देख रहे हैं उत्तर पूर्व में पहाड़ी, उत्तर में पहाड़ी, सुलेमान, किरथर, इस तरफ पर्वत है। तो इस तरह से भारत एक पर्वतीय क्षेत्र से घिरा हुआ भाग था, और बीच में कई नदी घाटियां थी जहां लोग निवास करते थे। गंगा का क्षेत्र जो अभी हम लोग देख रहे थे, ये गंगा नदी का क्षेत्र है।
गंगा मैदान है, तो गंगा का एक विशाल मैदान, नदी घाटी, जहां उत्पादन अधिक होने लगा, मानव ज़्यादा बसने लगे, और इसके दक्षिणी भाग में एक विशाल साम्राज्य का निर्माण हुआ था। इस क्षेत्र में मगध साम्राज्य का निर्माण हुआ, जो भारत में बड़े क्षेत्र पर फैल गया, गंगा और सोन नदी घाटी क्षेत्र में। बच्चों, आपके सामने एक भारत का मानचित्र दिखाई दे रहा है, जिसमें कई नदी घाटियों को प्रदर्शित किया गया है। इसमें सिंधु नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, गंगा नदी घाटी को देखिए और पहचानिए। इस चित्र में कई नदी घाटियों को प्रदर्शित किया गया है। अब उस समय के लोग लंबी यात्राएं करते थे, जंगल, रेगिस्तान, पर्वत आदि को पार कर जाते थे। हालांकि यात्रा कठिन था, फिर भी भोजन, वस्त्र, आवास आदि के लिए यात्राएं करते थे, व्यापार के लिए यात्राएं करते थे। उस समय यात्राओं से लोग एक दूसरे के साथ मिलते थे और विचारों का भी आदान प्रदान होता था। तो इस तरह से उस समय के लोग के जीवन पर भारत की भौगोलिक परिस्थितियों का व्यापक प्रभाव पड़ा था। और ऐसे भी इतिहास में सभ्यता और संस्कृति के निर्माण में लोगों के जीवन पर शुरू से अंत तक भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा है और आज भी पड़ रहा है। तो इतना जानने के बाद अब हम लोग यह जानेंगे कि हमारे देश का नाम क्या क्या रखा गया, इतिहास में कैसे कैसे नाम रखे गए और नाम बदलते गए, और भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने भारत के संविधान का नाम सुना होगा, जिसके द्वारा हमारे देश की शासन प्रणाली चलती है। तो हमारे देश के संविधान में हमारे देश का नाम इंडिया अथवा भारत कहा गया है। तो इंडिया नाम कैसे पड़ा, यहाँ देखिए इंडिया नाम कैसे पड़ा। तो यह नाम इंडस अर्थात सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस रिवर कहा जाता है। तो इंडस से इंडिया पड़ा है। भारत में जब अभी हम चर्चा कर रहे थे कि खैबर दर्रा के द्वारा जो सुलेमान किर्थर पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित है, उससे यूनानी और ईरानी भारत आए, तो उन्होंने सिंधु नदी को हिंदोस या इंडस कहकर पुकारा, और यही शब्द बाद में चलकर इंडिया बन गया। तो सिंधु यानी इंडस और इंडस से हो गया इंडिया। ऋग्वेद में हमारे देश का नाम भारत आया है, और यह एक भारत में प्रतापी राजा हुए थे, जिनके नाम पर, उनका नाम था भरत, और उनके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा है। भारत के संपर्क में जब अरब देश के लोग आए, तो उन्होंने भारत को अल हिंद कहा, यानी एक नया नाम दिया, अल हिंद। जब भारत में तुर्कों का आगमन हुआ मध्यकाल में, तो उन्होंने भारत को हिंदुस्तान कहा। इस तरह से अलग अलग लोगों ने भारत को अलग अलग नाम दिया, और भारत कई नामों से जाना गया, जो वर्तमान में हमारे संविधान के हिसाब से इंडिया या भारत कहलाता है। अब ये जो भारत है आज का हमारा, वो एक पहले और बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ था, और यह एक प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीप, और प्रायद्वीप को जानने के बाद जानेंगे उपमहाद्वीप, सब कॉन्टिनेंट के बारे में। भारत की आकृति को अगर देखते हैं, तो दक्षिणी भाग में 3 ओर से जल है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। तो 3 ओर से जल और 1 ओर से स्थल है, इसलिए प्रायद्वीप हो गया। और भारत, अभी देख रहे थे किर्थर, सुलेमान, हिमालय, पूर्वोत्तर भारत की पर्वत श्रेणियाँ, जिसमें नागा, मिजो और बर्मा, यानी आज म्यांमार है, जो पहले बर्मा कहलाता था, यहाँ अराकान योमा पर्वत है। अराकान योमा एक पर्वत है। तो इस तरह से ये पर्वत फैला हुआ है। हिमालय उत्तर में है, और इधर सुलेमान और किर्थर है। तो एशिया महाद्वीप, कॉन्टिनेंट का भारत भाग है, लेकिन भौगोलिक दृष्टिकोण से यह भौतिक विशेषताओं के कारण उससे बिल्कुल अलग है। तो चूंकि महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, और उसका एक अलग भाग जो बिल्कुल महाद्वीप की तरह ही अलग है,
लेकिन एशिया में है तो उसका उपभाग हो गया, उपमहाद्वीप कहलाया। तो भारत को उपमहाद्वीप भी कहते हैं, एशिया महाद्वीप में है, लेकिन एशिया महाद्वीप में होते हुए भी अपने आकार और भौगोलिक बनावट के कारण शेष एशिया से अलग हो रहा है, इसलिए इसे उपमहाद्वीप सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। सब कॉन्टिनेंट भी इसे कहा जाता है, उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। अब भारतीय उपमहाद्वीप का क्षेत्र बड़ा है, कई देश इसमें स्थित हैं। जैसे अगर हम मानचित्र में देखें तो मानचित्र में भारत जो सबसे बड़ा देश है, इसलिए भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। भारत के साथ साथ पाकिस्तान इस उपमहाद्वीप में स्थित है। बांग्लादेश, नेपाल, ये बांग्लादेश है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, दक्षिण में श्रीलंका है। तो ये सारे देश भारतीय उपमहाद्वीप में सब कॉन्टिनेंट में स्थित हैं। अब प्यारे बच्चों, हम लोग जो इतिहास को पढ़ रहे हैं यह प्राचीन इतिहास कहलाता है। एंशियंट हिस्ट्री भारत का प्राचीन इतिहास कहलाता है। आप लोग जैसे जैसे अगले क्लास में जाइएगा तो जैसे 3 भाग में अगर किसी चीज़ को बांट दिया जाए तो सबसे पहले वाला प्राचीन कहलाएगा, बीच वाला मध्यकालीन, मध्य वाला भाग, और ये आधुनिक यानी वर्तमान वाला भाग होगा। तो अभी हम लोग 6 क्लास में प्राचीन भारत के बारे में जान रहे हैं, मध्यकाल के बारे में जानेंगे 7th क्लास में, और आधुनिक काल के बारे में जानेंगे 8th क्लास में। तो अभी हम लोग जितना पढ़ रहे हैं ये सब प्राचीन भारत के बारे में जानकारी ग्रहण कर रहे हैं, और प्राचीन भारत के बारे में शुरू से लेकर धीरे धीरे आगे की ओर पढ़ते चले जाएंगे। वीडियो के अगले भाग में इस चैप्टर के अगले पार्ट को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।